मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। इस वीडियो में हम लोग इतिहास को पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग प्राचीन इतिहास को यहाँ पर समाप्त करेंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ पर है प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहले आपको यहाँ पर बताया गया है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत, ठीक है, क्या बताया गया है? इतिहास। इतिहास की बात करेंगे अगर हम लोग तो इतिहास के 3 पार्ट किए गए हैं। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। एक एक बात को आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से समझाई जाएगी, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, 3 चीज़ें आपकी यहाँ पर हो गई हैं। सबसे पहले हम लोग प्रागैतिहासिक काल को देखेंगे तो प्रागैतिहासिक काल के भी 3 पार्ट किए गए हैं। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। और फिर यहाँ पर क्या किया गया है? पुरापाषाण काल के भी 3 पार्ट आपके यहाँ पर कर दिए गए हैं, जो कि आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करेंगे, इसके 2 पार्ट किए गए हैं। एक हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में भी प्रारंभिक वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता, जिसका टाइम पीरियड आपको यहाँ पर दे रखा है। फिर हम ऐतिहासिक की बात करेंगे, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारत को। तो देखिएगा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपको दे रखा है काल, स्थल, प्राप्ति। आपने 3 काल पढ़े हैं प्रागैतिहासिक काल में, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल की बात करेंगे कि पुरापाषाण काल में जो है क्या मिला था। तो देखिए, भीमबेटका गुफा चित्र, ये कहाँ से प्राप्त हुआ? हमें भीमबेटका से। और ये कब की बात है? ये पुरापाषाण काल में प्राप्त हुआ था। तो पुरापाषाण काल का सिर्फ आपको एक पता चल गया है बस। अब देखिए, मध्यपाषाण काल की बात करेंगे तो मध्यपाषाण काल में क्या क्या मिला है? मानव के अस्थिपंजर का पहला अवशेष कहाँ से मिला है? सराय नाहराय महदहा से मिला है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। मानव के अस्थिपंजर का पहला अवशेष सराय नाहराय महदहा से मिला है। अगला है, दूसरा क्या लिखा हुआ है? वन्य धान का प्रमाण, ये कहाँ से मिला है? चौपानी मांडू से मिला है। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से? आदमगढ़ बागोर से। आदमगढ़ बागोर से। अब इसके बाद नवपाषाण काल में देखते हैं, इम्पॉर्टेंट आपका यहीं पर आपको मिलने वाला है, कृषि का विकास। पहला पॉइंट आपका है, प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, कृषि का विकास किस काल में हुआ था? आप बताएंगे नवपाषाण काल में। आग का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। 3 बातें, तीनों इम्पॉर्टेंट। नवपाषाण काल में किस चीज़ की खोज हुई थी? तो कृषि का विकास, आग का आविष्कार और पहिए का आविष्कार, 3 चीज़ें हो गई नवपाषाण काल में। इसके अलावा में किस स्थल से क्या मिला था? सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? कोल्डी हवा से मिले थे। देखिए, याद करने वाली बातें हैं, ठीक है, तो याद करते जाएगा। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला? कोल्डी हवा से। मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का अवशेष, ये कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से मिला। पशु हड्डी तथा हिरण के सींग के उपकरण कहाँ से? चिरांद से। राख के टीले के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? संगन कल्लू, पिकली हल, उत्तनूर से। इस तरीके से हम लोगों ने ये यहाँ पर देख लिया कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसके अंतर्गत पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल में हमें किस स्थान से क्या मिला था और किस चीज़ की खोज हुई थी।
इतनी बातों को हम लोगों ने यहाँ पर समझा है। इसके बाद में हम लोग दूसरा पॉइंट आपका था आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सिंधु सभ्यता को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, याद करेंगे आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसकी तिथि कितनी है, तो ये 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक इसको माना जाता है। कहीं कहीं पर आपको मिलेगा 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तो आप लोग इसको याद करेंगे। कब से कब तक है, 2300 से 1750 या 1700 ईसा पूर्व तक। ये तिथि हमें कहाँ से पता चली है, तो C14 द्वारा विश्लेषित की गई है। अब देखेंगे इसका विस्तार, मतलब एक एरिया जिसे हम लोग सिंधु सभ्यता कहते हैं, ये जो स्थल है ये कहाँ से कहाँ तक है। तो उत्तर की बात करेंगे तो इसमें उत्तर में कहाँ तक है, मांडा जो कि चिनाव नदी पर है, यहाँ तक इसका विस्तार है उत्तर में। दक्षिण में कहाँ तक है, दैमाबाद जो कि गोदावरी तट पर है। पूर्व में आलमगीरपुर जो कि हिंडन तट पर है, मतलब हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। और पश्चिम में अगर देखेंगे सुतकांगेडोर जो कि दाश्क नदी पर है, बलूचिस्तान में है। तो ये जो थी ये भारत से लेकर पाकिस्तान तक इस इलाके में फैली हुई थी। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर भारत से लेकर पाकिस्तान, मतलब ये हमारा गुजरात, राजस्थान, ये इधर वाले ये पार्ट आ जाएंगे और पाकिस्तान के भी कुछ आ जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि ये भारत पाकिस्तान में मतलब पूर्ण रूप से फैली हुई थी। और ये उत्तर में कहाँ तक थी, मांडा एक स्थान है वहाँ तक थी। दक्षिण में कहाँ तक, दैमाबाद तक। पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, और पश्चिम में सुतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, जिसमें हम लोग स्थल को देखेंगे और उसकी खोज किसने की थी, कब की थी और वहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, लिखा है मांट गोमरी ज़िला, पंजाब, पाकिस्तान, रावी नदी के बाएं तट पर। तो यहाँ से आपको पता चल चुका है कि ये रहा हड़प्पा जो है ये रावी नदी की तट पर स्थित है। हड़प्पा की खोज किसने की थी, उत्खननकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला है, विशाल अन्नागार, शवाधान R37, नृत्य मुद्रा का खंडित धड़ और आयताकार मुहर पर स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा। ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदाड़ो अगला आपका है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको मिलेगा मोहनजोदड़ो, यहाँ पर लिखा है मोहनजोदाड़ो। ये कहाँ पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर। तो आप लोग यहाँ देखेंगे सिंधु नदी के तट पर। ज़िला कौन सा है, लरकाना ज़िला, पाकिस्तान। मतलब ये दोनों स्थल आपके पाकिस्तान में हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदाड़ो ये सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी, 1922 में की थी। यहाँ से हमें वृहत स्नानागार, विशाल अन्नागार, देखिए अन्नागार हमें यहाँ से भी मिला है, हड़प्पा से भी और मोहनजोदाड़ो से भी मिला है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नर्तकी की कांस्य मूर्ति, ठीक है, नर्तकी की मूर्ति मिली है, किस चीज़ की बनी है, कांस्य की बनी है। और इसका अगला क्या है, यहाँ पर आगे देखिएगा, एक मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र, इसके 3 मुख हैं। तो ये एक मुद्रा है वो भी आपकी मिली है जिसमें योगी का चित्र बना हुआ है। तो ये चीज़ें कहाँ से मिली हैं आपको, ये मोहनजोदाड़ो से मिली हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, ठीक है, अगले में क्या है कि लोथल। लोथल कहाँ पर है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर है, भोगवा नदी के तट पर। अहमदाबाद गुजरात में है। तो आप देखिएगा ये अपने भारत में आ गया। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। कभी कभी तो प्रश्न सीधे आता है कि लोथल किस राज्य में है, तो आप बता देंगे गुजरात में है। लोथल की खोज किसने की थी, SR राव ने की थी, 1955 में की थी। यहाँ से क्या मिला है, 3 युगल समाधिकरण। डॉक यार्ड, प्रश्न आता है डॉक यार्ड मतलब गोदीवाड़ा, कहाँ से मिला, लोथल से। मनके बनाने के कारखाने इम्पॉर्टेंट आपका है, ठीक है,
मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, हाथी दाँत का पैमाना, ये सभी चीज़ें कहाँ से मिली हैं? ये सभी चीज़ें हमें लोथल से मिली हैं। अगला हमारा है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पर है? कच्छ का रण गुजरात में। तो देखिए लोथल भी गुजरात में है और धौलावीरा भी गुजरात में है। इसके खोजकर्ता कौन हैं? RS विष्ट। और इसकी खोज कब हुई थी? 1967-68 में हुई थी। किसने की थी? JP जोशी ने इसकी खोज की थी। यहाँ से हमें क्या मिला है? उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, शैलकृत जलकुंड, मतलब यहाँ पर जल प्रबंधन की व्यवस्था उन्नत थी। और 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख भी यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। तो 2 चीज़ें मिली हैं, उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था और 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें मिली हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो भी मेन आपकी हैं वो उन्हें देख लेते हैं। आगे है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? ये हनुमानगढ़ ज़िले में है, राजस्थान में है। तो आप लोग राजस्थान को याद कर लेंगे। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है, घग्गर नदी पर है। ठीक है, ये भी देख लीजिएगा, घग्गर नदी पर है कालीबंगन। इसकी खोज BB लाल और BK थापड़ ने की थी। BB लाल, BK थापड़, 1961 में। यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से हमें क्या मिला है? कच्ची ईंटों के बने भवन मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य। ये प्रश्न आपका आता है हर बार कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आप बताएंगे कालीबंगन से। भूकंप आने के साक्ष्य भी कालीबंगन से। प्रायः सभी घरों में कुएं, ये भी कालीबंगन में ही था। इसके अलावा में आप लोग यहाँ पर देखेंगे, आपका यहाँ पर है, ठीक है, देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि राखी गढ़ी, ये जो है राखी गढ़ी, ये कहाँ पर है? तो ये देखिए घग्गर या सरस्वती नदी के तट पर, हिसार, हरियाणा में। तो प्रश्न आता है कि राखी गढ़ी, तो आप बताएंगे हरियाणा में। सूरज भान ने इसकी खोज की थी, डेट नहीं पता है। भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधव स्थल। अब प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़े स्थल की अगर हम बात करेंगे तो आप बता देंगे कौन सा है? राखी गढ़ी। कौन सा है? राखी गढ़ी आपका सबसे बड़ा स्थल हो जाएगा। इसके बाद है बनावली। तो बनावली की बात करेंगे तो ये हरियाणा में है, फतेहाबाद। RS विष्ट ने इसकी खोज की थी 1973-74 में, और पक्की मिट्टी की बनी हल प्रतिकृति यहाँ से प्राप्त हुई है। इसके बाद में आपका लास्ट कौन सा यहाँ पर है कि रोपड़, सतलज नदी तट पर है, पंजाब में है। और यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56 में इन्होंने इसकी खोज की थी। और मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य भी रोपड़ से आपको यहाँ पर मिला है। उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक बात को समझ गए होंगे। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वेद। वेद की बात करेंगे। कुल आपके वेद कितने हैं? 4। कुल वेद कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। 4 वेद हैं, देखिएगा, एक तरफ से नंबर लगाते हैं। सबसे पहले वेद के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो ये इसके संकलनकर्ता हैं वेद के। कौन? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के प्राचीनतम मंडल 2 से लेकर 7 तक हैं। टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, जिसमें से प्राचीन मंडल की बात करेंगे तो 2 से लेकर 7 तक हैं। वेद त्रय की बात करते हैं, इसमें 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रय में शामिल वेद नहीं है? तो वेद त्रय में कौन सा शामिल नहीं है? अथर्व वेद जो आपका है वो आपका वेद त्रय में नहीं आता है, बाकी सभी आते हैं। ऋग्वैदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से? इंद्र। इंद्र के लिए 250 सूक्त हैं और अग्नि के लिए 200। इंद्र के लिए सूक्त कितने? 250। अगला है कि बोगज कोई अभिलेख में उल्लिखित वैदिक देवता इंद्र हैं, वरुण, मित्र, नासत्य। ये सभी बोगज कोई अभिलेख में उल्लिखित देवता हैं। वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। तो हम लोगों ने यहाँ पर वेद के बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो यहाँ पर देख ली हैं।
आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग आगे ऋग्वेद के मंडल के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो आपके इम्पॉर्टेंट मंडल हैं, ठीक है, आप उन्हें देखिएगा। जैसे आपका पहला है प्रथम मंडल। तो प्रथम मंडल जो है इसके रचयिता कौन है? मधुछंदा, मेधातिथि, गौतमा आदि। इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, ठीक है। पहले में कुछ विशेष नहीं है तो पहले को छोड़िएगा, दूसरे में भी विशेष नहीं है, तीसरा वाला आपका है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तीसरे वाले को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। तीसरा वाला जो है इसके रचयिता हैं विश्वामित्र, और ये प्रश्न आपका आता है। गायत्री मंत्र का इसमें वर्णन है, मेन पॉइंट तो यहाँ पर लिखा हुआ है। पेपर में प्रश्न आएगा कि गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो आप बताएंगे तीसरे मंडल में है। इसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र इसके रचयिता हैं। इसके बाद आगे देखिएगा। अब इसके बाद में आपका इम्पॉर्टेंट मंडल कौन सा है? सातवें मंडल के रचयिता कौन है? वशिष्ठ, और इसमें दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा आता है, ठीक है, कि दशराग युद्ध का वर्णन किसमें किया गया है? तो सातवें मंडल में वशिष्ठ जिसके रचयिता हैं। इसके बाद आपके लिए अगला प्रश्न क्या है देखिएगा। नौवें मंडल की बात की गई है। प्रश्न आपका आता है कि सोम मंडल किसे कहा गया है? तो नौवें मंडल को कहा गया है सोम मंडल, और इसके रचयिता कौन है? ऋषिगण। और अगला आता आपका है पुरुष सूक्त का वर्णन किसमें है? तो पुरुष सूक्त का है दसम, मतलब 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में बात की गई है। चारों वर्णों के बारे में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्णन किया गया है। किस मंडल में? 10वें मंडल में। तो आपने इम्पॉर्टेंट मंडलों को यहाँ पर देख लिया है। अब इसके बाद में वैदिक साहित्य का विकास, इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे आप लोग। वैदिक साहित्य का विकास, संहिता की बात की गई यहाँ पर है, देखिएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं, जिसमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल हैं? तो स्टार्टिंग के तीनों शामिल हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ब्राह्मण की बात करेंगे तो संहिता के भाष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथ को कहते हैं ब्राह्मण। आरण्यक की बात करेंगे तो ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट हैं, इनकी रचना वनों में हुई थी। तो आरण्यक जो हैं ये ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट हैं, इनकी रचना कहाँ पर हुई थी? वनों में हुई थी। और उपनिषद की बात करेंगे तो आरण्यक का एक भाग, विशिष्ट भाग है, ये भारतीय दर्शन के स्रोत माने जाते हैं उपनिषद। चलिए, इनमें कुछ खास नहीं था, आगे देखते हैं यहाँ पर वेद और उपवेद। तो चलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, वेद और उपवेद। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद के यहाँ पर पढ़ने वाले को क्या कहते थे? ये प्रश्न आपका आता है, ऋत्विक लिखा है ना। तो ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होता या होत्र। इसको एक और कहते हैं होत्र भी कहते हैं, ठीक है। होता या होत्र किसे कहते हैं? ऋग्वेद के पढ़ने वाले को। ऋग्वेद का संकलन किसका इसमें है? ऋग्वेद में ऋचाओं का संकलन है। तो आपसे प्रश्न में आएगा कि ऋचाओं का संकलन किस वेद में है, तो आप बता देंगे ऋग्वेद में। तो चारों पॉइंट आपके क्लियर हुए यहाँ से कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो आयुर्वेद है। ऋग्वेद के ऋत्विक कौन होते हैं? ऋषि। इसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होता या होत्र। और इसमें है क्या? ऋचाओं का संकलन है। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। और इसके पढ़ने वाले को कहते हैं अर्ध्यु। क्या कहते हैं? अर्ध्यु। तो यू आ गया यहाँ पर, देखिए यू से यहाँ पर आप लोग देखिएगा ये लिखा है यू, ठीक है। यजु है तो यू लिखा है, तो इससे थोड़ा सा आप लोग अगर मिलाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये यजुर्वेद का अर्ध्यु और उपवेद धनुर्वेद यज्ञ कर्म से संबंधित है। तो यज्ञ क्या आ जाए? तो यजुर्वेद, या से यज्ञ और या से यजुर्वेद, ये भी याद कर सकते हैं आप लोग। सामवेद की बात करेंगे तो सामवेद आपका गीतों का संकलन होता है, इसमें गीत से संबंधित होता है। तो इसके जो आपका पढ़ने वाला होता है उसे कहते हैं उद्गाता। और इसका उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। तो गा से गीत, तो गा से गंधर्व वेद। और सामवेद में गीत का संकलन है, तो इस चक्कर में आप लोग इसको याद कर सकते हैं गंधर्व वेद। और इसका
पढ़ने वाला उद्गाता, क्योंकि ये गाता है ना, गीत गाता है तो गाता आ जाएगा इसमें, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। अथर्ववेद की बात करेंगे तो इसका उपवेद क्या है, शिल्पवेद, शिल्पवेद। और इसके पढ़ने वालों को कहते हैं ब्रह्म। इसमें होता क्या है, तंत्र मंत्र, रोग निवारक उपाय, जादू टोना, ये सभी आपके इसी के अंतर्गत आएंगे, अथर्ववेद के अंतर्गत आपके यहाँ पर आने वाले हैं। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर हैं, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मूल वैदिक साहित्य को समझाने के लिए 6 वेद ग्रंथ की रचना की गई है। आपके सामने ये 6 लिखे हुए हैं, इन्हें क्या कहते हैं, वेदांग, ठीक है। क्या कहते हैं ये वेदांग हैं। कौन कौन से हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ठीक है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये आपके 6 वेदांग हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद। तो किसी प्रकार से आप इसकी ट्रिक बना के इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर नदियों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बताया गया है कि वैदिक कालीन प्रमुख नदियाँ और उनके प्राचीन नाम के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। तो प्राचीन नाम की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है। झेलम, जो झेलम नदी है इसका प्राचीन नाम वितस्ता। तो किसी तरीके से भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि वितस्ता का नया नाम, या हम कह दें कि झेलम का प्राचीन नाम। तो झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था, वितस्ता। ऐसे ही चेनाब का क्या है, अस्किनी, ठीक है, अस्किनी। चेनाब नदी का प्राचीन नाम अस्किनी। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है, परुष्णी। व्यास का क्या नाम है, विपाशा। ऐसे ही स्वात, सुवास्तु। घग्गर का क्या नाम है, दृष्टद्वती, दृष्टद्वती। गोमल का क्या है, गोमती। तो पहले आप लोग इतनी नदियों के नाम याद करिएगा, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम से, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है, वितस्ता। चेनाब नदी का प्राचीन नाम अस्किनी। रावी नदी का प्राचीन नाम परुष्णी। व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा। स्वात नदी का प्राचीन नाम सुवास्तु। घग्गर का प्राचीन नाम दृष्टद्वती। गोमल का प्राचीन नाम गोमती। इसके अलावा में आपकी बचे हुए हैं, देखिए सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है, शुतुद्री। गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानीरा। कुर्रम का नाम प्राचीन कुर्मु और काबुल का कुबा। तो इस तरीके से आपके ये प्राचीन नदियों के नाम हो गए। आगे देखते हैं इसके बाद हम लोग ग्राम जी क्या लिखा हुआ है, देखिएगा आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12 रत्निन शतपथ ब्राह्मण में वर्णित। मतलब जो आपका शतपथ ब्राह्मण है उसमें 12 रत्निन कौन कौन से हैं। तो एक तो आपका ग्रामणी है, एक युवराज है, एक पट्ट महिषी है, एक पुरोहित, सेनानी, सूत, अक्षवाप, छता, भागदुद, संग्रहीता, पालागल और गाविकत्र। तो इस तरीके से ये आपके शतपथ ब्राह्मण में वर्णित हैं 12 रत्न। इतना इम्पॉर्टेंट आपका ये नहीं है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका क्या है, षोडश संस्कार। तो मतलब इसका क्या है, इसका मतलब है 16 संस्कार। तो संस्कार तो 16 हैं, लेकिन ये सभी को याद नहीं रहते कौन कौन से हैं। फिलहाल आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन से 16 संस्कार हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, विद्यारंभ। इसके अलावा में आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, उपनयन और वेदारंभ, केशांत, समावर्ती और समावर्तक, ठीक है। ये क्या लिखा है, समावर्तन है, ठीक है। और विवाह और अंत्येष्टि मतलब लास्ट में अंतिम संस्कार। तो किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा यहाँ पर बताया गया है। टोटल 16 संस्कार उसके होते हैं। संख्या याद कर लीजिएगा, संस्कार कितने हैं, 16, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आप सभी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है कि चारों आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में किया गया है। याद करेंगे आप लोग, चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ पर किया गया है,
जाबालोपनिषद में किया गया है। कौन कौन से 4 आश्रम होते हैं? सबसे पहले कौन कौन सा होता है? ब्रह्मचर्य, उसके बाद में गृहस्थ, उसके बाद में वानप्रस्थ, उसके बाद में संन्यास। तो ये होते हैं 4 आश्रम और इनका वर्णन कहाँ पर किया गया है? जाबालोपनिषद में किया गया है। इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे विवाह के प्रकार। तो विवाह के प्रकार की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस, पैशाच। ये विवाह के प्रकारों के बारे में बताया गया है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपको वेद के बारे में और भी कुछ बताया गया है। जैसे ऋग्वेद की अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? पेपर में प्रश्न आता है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है। तो 2 होते हैं, एक होता है ऐतरेय, एक होता है कौशितकी। 2 कौन कौन से? ऐतरेय और कौशितकी। आरण्यक की बात की गई है तो वही लिखे हैं, ठीक है। उपनिषद की बात की गई है, वही लिखे हैं ऐतरेय कौशितकी। मेन चीज़ आपका क्या है इसमें? इसमें मेन आपका यही आपका है ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग, इसमें से मेन क्या है तो आपको ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में अच्छी तरीके से याद कर लेना है, बाकी चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं देना है। ब्राह्मण ग्रंथ आपसे पूछे जाते हैं। तो ऐतरेय और कौशितकी ये दोनों ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और इसमें लिखा है विशेष, ऐतरेय ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ एवं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का वर्णन मिलता है। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये लिखी हैं दोनों। यजुर्वेद की बात करते हैं तो इसमें क्या है? शाखा की यहाँ पर बात की गई है कृष्ण यजुर्वेद, काठक, कपिस्थल, मैत्रेयी, तैत्तिरीय। इसको आपको नहीं ध्यान रखना है, आपको इस बात पर ध्यान देना है, इस वाली बात पर, ठीक है, जो आपका लिखा हुआ है कि इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है यजुर्वेद का। तो कौन सा है? तैत्तिरीय। कौन सा है? तैत्तिरीय आपका ब्राह्मण ग्रंथ है। ये यहाँ पर बात इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में दूसरी पॉइंट, यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा आप लोग यहाँ पर, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। इस कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, ये इम्पॉर्टेंट है। क्या है? तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो कहाँ से लिया गया है? बृहदकारण्य उपनिषद, इस तरीके से आपका होता है। यहाँ पर लिखा है बृहदारण्यक उपनिषद, याद कर लेंगे। बृहद को आप लोग याद रखिएगा, उसमें लिया गया है तमसो माँ ज्योतिर्गमय। इसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है शतपथ ब्राह्मण में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है। तो शतपथ की बात करेंगे, देखिएगा ये लिखा है शतपथ, और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? यजुर्वेद का है। तो देखिए ये कौन कौन सा है? एक तैत्तिरीय है, एक है शतपथ, और ये किस आरण्यक से लिखा है? बृहदकारण्य उपनिषद, ठीक है, बृहदारण्यक। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इन दोनों को आप याद रखेंगे, तैत्तिरीय और शतपथ। शतपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और शतपथ ब्राह्मण में क्या किया गया है? याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद, इसका उल्लेख मिलता है। और आगे लिखा है जल प्लावन की कथा, विदेह माधव की कथा, पुरुरवा उर्वशी आख्यान का उल्लेख मिलता है। आपको इसमें से एक पॉइंट याद करना है, ये वाला, कि शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद मिलता है। आगे देखेंगे आप लोग यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद। तो याज्ञवल्क्य गार्गी यहाँ पर थोड़ा चेंज है, वहाँ पर थोड़ा चेंज है। शतपथ ब्राह्मण में क्या मिलता है? याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद। और बृहदकारण्य उपनिषद में क्या मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद आपको मिलता है। कठोपनिषद में क्या मिलता है? यम नचिकेता संवाद, ये कठोपनिषद में मिलता है। क्या मिलता है? यम नचिकेता संवाद का वर्णन मिलता आपको है कठोपनिषद में। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हैं स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार तैत्तिरीय उपनिषद में देता है, ये देता है, ठीक है। फिलहाल ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सामवेद की बात करेंगे, इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है सामवेद का? तो इसमें लिखा है कौथुम, राणायनीय, जैमिनीय। तो ये जैमिनीय आपका जो है ये सही है, ठीक है। और इसमें ये भी आते हैं, ये देखिए लिखा है पंचविश,
छांदोग्य, जैमिनी, षड्विश। तो ये पंचविश षड्विश का उल्लेख अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सामवेद में मिलता है। कौन कौन सा है? पंचविश और षड्विश। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। सबसे प्राचीन की अगर बात की जाएगी तो आप क्या बताएंगे? छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा अगला पॉइंट, यहाँ पर देखिएगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ नामक 3 आश्रमों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में क्या मिलता है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ नामक 3 आश्रमों का उल्लेख। अथर्ववेद की बात करेंगे तो अथर्ववेद का ये गोपथ जो आपका लिखा है इसको आप लोग याद करिएगा। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ में आपका आ जाएगा गोपथ। और यहाँ पर देखिए मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडूक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। छोटा कौन सा है? मांडूक्य उपनिषद। और मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर हमने वेदों के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब हम लोग इसके बाद में जैन धर्म को पढ़ने वाले हैं। जैन धर्म में आप लोग क्या याद करेंगे? आपको यहाँ पर जितने भी आपके तीर्थंकर हुए हैं सभी के प्रतीक चिन्ह आपको दे रखे हैं, लेकिन आपको सबके नहीं याद करने हैं। आप स्टार्टिंग के 3 याद कर लीजिएगा, लास्ट के 3 याद कर लीजिएगा। स्टार्टिंग के 3 ये रहे आपके सामने। ये देखिए ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ। अजीतनाथ का क्या है? हाथी। संभवनाथ का क्या है? घोड़ा, अश्व। तो तीनों के नाम भी याद कर लीजिएगा। पहले तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? ऋषभदेव। दूसरे अजीतनाथ। तीसरे संभवनाथ। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ। अजीतनाथ का हाथी और संभवनाथ का घोड़ा। इसके बाद आगे देखिएगा, इनको छोड़ते हैं हम लोग। ठीक है। इसके बाद हम लोग लास्ट के देखते हैं। यहाँ पर है 22 नंबर, 21 से देख लीजिए। 21, 22, 23, 24। देखिए महावीर स्वामी का तो आप सभी को पता होना चाहिए अच्छी तरीके से, सिंह। ठीक है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। पार्श्वनाथ का सर्प। तो पार्श्व है, ऊपर दा टंगा है, तो सर्प ये इस तरीके से होता है। अरिष्ट नेमि 22वें तीर्थंकर, इनका नाम नेमिनाथ भी है, अरिष्ट नेमि। और इनका जो है प्रतीक चिन्ह शंख है। नेमिनाथ इनका नीला कमल। तो ना से नेमिनाथ, ना से नीला कमल। तो ये आपके हो गए 24 तीर्थंकर, जिसमें 24वें महावीर स्वामी हैं। आगे चलते हैं यहाँ पर हम लोग। इसके बाद हम लोग यहाँ पर महावीर स्वामी परिचय, मतलब महावीर स्वामी जो कि हमारे 24वें तीर्थंकर हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान क्या है? कुंडग्राम, वैशाली। वैशाली में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। तो पिता का नाम सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था? त्रिशला माता का नाम था। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी के राजा चेतक की बहन। त्रिशला कौन थी? लिच्छवी के राजा चेतक की बहन। बचपन का नाम वर्धमान। बचपन का नाम महावीर स्वामी के क्या था? वर्धमान। पत्नी का नाम यशोदा। कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी यशोदा। पुत्री का नाम अनुज्जा अथवा प्रियदर्शना। ठीक है। अड़ोज्जा लिखा है यहाँ पर, अनुज्जा या प्रियदर्शना। और दामाद एवं प्रथम शिष्य कौन थे? जामाली। दामाद और प्रथम शिष्य कौन? जामाली। इन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? जृंभिक ग्राम के समीप, ऋजुपालिका नदी के तट पर और शाल वृक्ष के नीचे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका आ चुका है। ठीक है, कि महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो जृंभिक गांव के समीप, ऋजुपालिका नदी की तट पर, शाल वृक्ष के नीचे। इनका प्रथम उपदेश इन्होंने जो है राजगृह में बराकर नदी तट पर दिया था। तो महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? राजगृह में दिया था। पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया था। तो भाषा कौन सी हो गई? अर्धमागधी प्राकृत महावीर स्वामी की। ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 527 ईसा पूर्व में, पावा में मल्ल गणराज्य के षष्टिपाल के राजप्रसाद में। मतलब मल्ल गणराज्य में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म वैशाली में हुआ था। जन्म 599 में हुआ था। मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हो चुकी थी। महावीर स्वामी जी के बारे में आपको डिटेल से यहाँ पर बता दिया गया है।
अब आगे देखते हैं इसके बाद हम लोग जैन धर्म से संबंधित और भी चीज़ों को देखेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है कि जैन धर्म के त्रिरत्न, ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न तो कौन कौन सा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। इनका नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, हो गए तीनों चीज़ें। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। इसके बाद में जैन धर्म के बारे में और क्या है? 5 महाव्रत हैं। कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इसके बाद जैन संप्रदाय की बात करेंगे तो जैन संप्रदाय को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। जैन संप्रदाय की अगर बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर हैं तो क्या हो जाएगा? 2 टाइप के लोग हुए थे, एक थे श्वेतांबर, एक थे दिगंबर। जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे। देखिए सासे श्वेत और सासे स्थूल, तो श्वेतांबर किसके शिष्य थे? स्थूलभद्र के। दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे। श्वेतांबर की बात करेंगे तो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, ठीक है। और श्वेतांबर में भी आपको बताया गया है कि स्थूलभद्र के शिष्य थे, और जिसमें आपका यहाँ पर बताया गया है इसमें कि इसके भी 2 पार्ट हो गए, पुजेरा और डूढ़िया, डेरावासी, स्थानकवासी। और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर थे, और इनका जो ये था संप्रदाय ये 20 पंथी, 13 पंथी, तारण पंथी, गुयान पंथी और तोता पंथी में बट गया था ये। आगे देखते हैं इसके बाद जैन धर्म का विश्वास की बात करते हैं। जैन धर्म का विश्वास किसमें किसमें था? ईश्वर की मान्यता नहीं थी, मतलब ईश्वर को नहीं मानते थे। आत्मा में विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास रखते थे, वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार नहीं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर देखिए ईश्वर की मान्यता इसमें जैन धर्म में नहीं थी। आत्मा में विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म व कर्म में विश्वास रखते थे, और वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार नहीं। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जैन संगीतियों के बारे में। संगीति कितनी थी? 2। प्रथम संगीति कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। देखिए बौद्ध धर्म की बात आगे करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैन धर्म में भी संगीतियाँ हुई थी, 2 हुई थी। पहले 300 ईसा पूर्व में, दूसरी हुई थी 500 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी? बल्लवी में हुई थी। देवर्दिगढ़ क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। दोनों के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। एक पाटलिपुत्र में हुई थी जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, एक बल्लवी में हुई थी जिसके अध्यक्ष थे देवर्दिगढ़ क्षमा श्रवण। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध। तो पहली बात तो ये हो गई, गौतम बुद्ध थे इसके प्रवर्तक। किस चीज़ के? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर ये देखिए गौतम बुद्ध के बारे में पूरी बात बताई गई है। तो गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग इन चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा था। महावीर स्वामी आपको पता हो गया है कि जैन धर्म के, और ये गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। इनका जन्म स्थल लुम्बिनी। पिता का नाम शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। माता का नाम माया देवी या महामाया कोलीय वंश की थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। किसके? गौतम बुद्ध। इनका पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था। पत्नी का नाम यशोधरा जो कि शाक्य कुल की थी। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। इसके बाद इनके पुत्र की बात करते हैं हम लोग हैं, तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? उरुवेला बोध गया में निरंजना फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। देखिए महावीर स्वामी का अलग है, इनका अलग है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। दोनों को अलग से याद करिएगा अच्छी तरीके से कि गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? उरुवेला बोध गया में निरंजना फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम उपदेश की बात करते हैं तो सारनाथ ऋषिपत्तनम के
मरगदाव में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। तो कहाँ पर दिया? सारनाथ में, याद कर लीजिएगा। पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। बौद्ध संघ में प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। मृत्यु कहाँ हुई थी? मल्लों की राजधानी कुशीनगर। तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और अपना लास्ट है कि उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था, पाली भाषा में। और जबकि महावीर स्वामी प्राकृत अर्धमागधी में उपदेश दिया था। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक की बात करते हैं। घटना और प्रतीक। गर्भ, जब गौतम बुद्ध थे वो गर्भ में थे, तो इसका प्रतीक क्या था? हाथी। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं बैल। महाभिनिष्क्रमण, मतलब जब गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया था, तो उसी घटना को हम लोग कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। तो ये भी प्रश्न आता है कि महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं? तो घर छोड़ने को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। और इसका प्रतीक क्या है? अश्व, मतलब घोड़ा। निर्वाण, मतलब ज्ञान की प्राप्ति जब हुई थी, तो पीपल वृक्ष प्रतीक। धर्म चक्र परिवर्तन, प्रथम उपदेश, चक्र इसका प्रतीक है। और महापरिनिर्वाण, मतलब मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप। तो ये सभी आपको यहाँ पर प्रतीक के बारे में बताया गया है। गर्भ का प्रतीक हाथी, जन्म का प्रतीक कमल और बैल, महाविनिष्क्रमण मतलब घर छोड़ने का प्रतीक अश्व, निर्वाण घोड़ मतलब ज्ञान का प्रतीक क्या है? तो पीपल वृक्ष, और धर्म चक्र परिवर्तन मतलब प्रथम उपदेश, इसका प्रतीक चक्र, महापरिनिर्वाण मृत्यु का प्रतीक स्तूप। इसके बाद में हम लोग त्रिपिटक के बारे में पढ़ेंगे। ये त्रिपिटक आपसे प्रश्न पूछाएगा किससे संबंधित है, तो आप बता देंगे ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। कौन कौन से 3 पिटक हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। 3 पिटक आपके हैं त्रिपिटक। किस में है? बुद्ध धर्म में है। बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं कि जैन धर्म या बुद्ध धर्म, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म में है त्रिपिटक। कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। देखिए, सुत्त पिटक के संकलनकर्ता कौन है? आनंद द्वारा संकलन किया गया है। विनय पिटक को उपालि द्वारा, और अभिधम्म को मोगली पुत्ततिस्स द्वारा। आगे देखिएगा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ, ये 3 हैं त्रिरत्न, ठीक है, बौद्ध धर्म के। जैन धर्म में क्या था? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। और यहाँ पर बुद्ध, धम्म, संघ। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? 4 आर्य सत्य चारों दुख से संबंधित है कि दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 हैं आर्य सत्य, ठीक है। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, 4 आर्य सत्य में इनका वर्णन किया गया है। इसके बाद आगे देखेंगे, दुखों से मुक्ति का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। तो दुखों से अगर मुक्ति चाहिए तो उसका मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग जो होता है, इसमें क्या क्या होता है? सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि और सम्यक दृष्टि। ये सभी अष्टांगिक मार्ग में आते हैं। कौन कौन सा है? सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक दृष्टि। किसके अंतर्गत? अष्टांगिक मार्ग में। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, बौद्ध संगीतियों के बारे में बात की गई है। जैन धर्म में जिस प्रकार से आपकी 2 संगीतियाँ थीं, उसी प्रकार से आपकी बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हैं, इस तरीके से। और आप इसे कैसे याद करेंगे? आप इसको सबसे पहले देखिए, चारों को एक साथ में याद करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। पहली कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में, दूसरी 383, तीसरी 247 मतलब 250 के करीब में, और चौथी कब हुई थी? ईसा की प्रथम शताब्दी में। तो देखिए, 483, 383 और फिर आप आ जाएगा 244 मतलब 250 के करीब, और फिर ईसा की पहली शताब्दी में। ये तो इनका टाइम पीरियड हो गया। अब बात ये होती है कि इस समय शासक कौन था और कहाँ पर हुई थी। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रिक हमारी क्या है?
शासक का नाम पहले लेंगे। देखिए अजात, कला, अक, तो अजात कला अक, याद करिएगा अजात कला अक। अब स्थान में आएगा, स्थान में पहले शासक में फिर स्थान में। रा पहला स्थान, वै पा कु, तो इसको हम कैसे याद करते हैं, इसको मिला लेते हैं। अजात कला अक रावय पाकू, याद कर लेंगे आप इस तरीके से। और चार आपको आठों याद हो जाएंगे, मतलब नाम भी याद हो जाएगा कि कौन इसका शासक कौन था और कहाँ पर हुई थी। ये चार चीज़ें, मतलब चारों संगीतों के बारे में आपका यहाँ से ही बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। कैसे याद करना है, अजात कला अक रावय पाकू, 2-4 बार कहिएगा। अजात कला अक रावय पाकू, अजात कला अक रावय पाकू, अजात कला अक रावय पाकू। ठीक है, अब याद हो गया होगा। तो अजात से आपका हो जाएगा अजात शत्रु, और कला से आपका हो जाएगा कालाशोक, अक आ से अशोक और का से कनिष्क। तो अजात से अजात शत्रु, कला से कालाशोक, आ से अशोक, का से कनिष्क। तो अजात कला अक। अब स्थान में आइए। रावय, रा से राजगृह, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, को से कुंडलवन, और कुंडलवन कहाँ पर है, कश्मीर में है। तो आपको याद हो गया होगा अजात कला अक रावय पाकू। अब इसके बाद में इसके अध्यक्ष को आप लोगों को याद करना पड़ेगा। पहले के अध्यक्ष कौन है, महाकश्यप, महाकश्यप पहले के हैं। दूसरे के सर्वकामी, तीसरे के मोगलिपुत्र तिस, और चौथे के कौन है, वसुमित्र। इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष हैं, तो वसुमित्र इसके अध्यक्ष हैं। पहले के कौन है, महाकश्यप, दूसरे के सर्वकामी, तीसरे के मोगलिपुत्र तिस, चौथे के वसुमित्र। आगे देखिएगा, इसके बाद समझ गए होंगे आप सभी लोग। इसमें क्या है कि बौद्ध धर्म की मान्यता क्या क्या थी। जिस प्रकार से जैन धर्म के लोग मानते थे उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में आ गया। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में आपका क्या आ जाएगा, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था। उनका अलग रहेगा, आपको इनका अलग मिलेगा। आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं। वैदिक कर्मकांड का विरोध किया गया। वेदों की अपौरुषेयता का विरोध किया गया। कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष में विश्वास। आगे देखिएगा। इसके बाद बौद्ध धर्म का विभाजन। विभाजन की बात करेंगे तो द्वितीय बौद्ध संगीत जो थी आपकी, उसमें इसके 2 पार्ट बनाए गए थे। एक था स्थविर या थेरवादी, एक था महासंघिक या सर्वास्तिवादी। लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट ये वाला है। ठीक है, आपका बौद्ध चतुर्थ बौद्ध संगीत में चौथी वाली जो आपकी है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हीनयान और महायान 2 शाखाएं बनाई गई थी। जिस प्रकार से आपका जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर थे, उसी प्रकार से इसमें चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो याद करिएगा कौन शासक था, तो अजात कला अक, का से कनिष्क, तो कनिष्क के समय हुई थी। रा वै पाकु, तो कुंडल वन में हुई थी। तो ऐसे निकाल देंगे आप लोग। हीनयान महायान इसकी 2 शाखाएं बन गई। इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग महाजनपद के बारे में बात करेंगे। महाजनपद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते छोटे छोटे जनपद महाजनपदों में तब्दील हो गए थे। मतलब जो छोटे छोटे जनपद थे वो आपस में मिलकर क्या बन गए थे, महाजनपद। और कितने महाजनपद की बात की गई है, 16 महाजनपद की बात की गई है। अगली लाइन में आपका इम्पॉर्टेंट प्रश्न एक लिखा हुआ है, इसको फटाफट से देख लीजिएगा कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है। बौद्ध ग्रंथ है कौन सा, अंगुत्तर निकाय, इसमें मिलता है। और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इन दोनों में मिलता है 16 महाजनपदों का उल्लेख। जैन धर्म की जो ग्रंथ आपका है वो कौन सा है, भगवती सूत्र, इसमें भी मिलता है। और बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म। और भगवती सूत्र किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पर 16 महाजनपद के बारे में बात की गई है, उनकी राजधानी बताई गई है। देखिएगा, जैसे अंग महाजनपद है तो अंग के क्या है, चंपा। अंग पे क्या कराते हैं, चंपी, तो चंपी से आप चंपा याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी चंपा हो जाएगी। अश्मक, तो अश्मक की क्या हो जाएगी, पैठन या पोटन, तो पैठन आप लोग याद करिएगा अश्मक की। ठीक है, अश्मक पैठन। अवंती, अवंती की आप लोग याद कर लीजिए उज्जैनी। और इसमें भी 2 टाइप हैं,
उत्तरी अवंत की उज्जैनी, दक्षिणी अवंत की माहिष्मति, दो हैं। उत्तरी की उज्जैनी, देखिए ऊ से उत्तरी और ऊ से उज्जैनी, तो इस तरीके से उत्तरी की उज्जैनी है और दक्षिणी क्या है, माहिष्मति है। गांधार, गांधार तक्षशिला या क्या लिखा हुआ है, पुष्कलावती, ठीक है, पुष्कलावती यहाँ पर है। तो गांधार की क्या है, तक्षशिला है। अब कंबोज, कंबोज हाटक या राजपुर, मतलब कम बोझ मतलब बोझ कम कर दे, मतलब हटा, तो हटा से मतलब हाटक, ठीक है, बोझ कम का मतलब है हाटक या राजपुर, ये इसकी राजधानी हो जाएगी। आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आपका आ चुका है कि मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी, गिरिव्रज या राजगृह, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह। मत्स्य की क्या, विराटनगर, मत्स्य की विराटनगर। वज्र वैशाली, वज्र वैशाली, वज्र की वैशाली। चेद शुक्तिमती या क्या लिखा हुआ है, सोथिवती, शुक्तिमती या सोथिवती, ये कहाँ की, चेद की है। काशी की वाराणसी, तो आपको पता होगी। कौशल श्रावस्ती, कौशल की श्रावस्ती, कौशल की क्या राजधानी, श्रावस्ती। कुरु की इंद्रप्रस्थ, ठीक है, कुरु की राजधानी क्या, इंद्रप्रस्थ। मल्ल की कुशीनारा व पावा। पांचाल अहिच्छत्र, क्या हो जाएगा, अहिच्छत्र, उत्तरी पांचाल के। और काम्पिल्य की बात करेंगे तो दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य हो जाएगी। शूरसेन की मथुरा और वत्स की कौशाम्बी। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर याद कर लेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को समझ में। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, बुद्धकालीन भारत के 10 महत्वपूर्ण गणराज्य, मतलब बुद्ध काल में भारत के 10 महत्वपूर्ण गणराज्य कौन कौन से थे। तो वैशाली में स्थित था कौन सा, लिच्छवी। मिथिला का विदेह, ठीक है। कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, ये महत्वपूर्ण गणराज्य हैं, ठीक है। फिलहाल इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, तो इन्हें हम हटा के आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा, मगध वंशावली, मगध वंशावली में आपको ये सभी वंश पढ़ने को मिलेंगे। मतलब मगध पर किन लोगों ने शासन किया है, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। सबसे पहले हर्यक वंश आया 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक। उसके बाद में शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व तक। उसके बाद नंद वंश 344 से 322 ईसा पूर्व तक। फिर मौर्य वंश 322 से 184 ईसा पूर्व तक। फिर है शुंग वंश जो कि 184 से 75 ईसा पूर्व तक। और कर्ण वंश ये है 75 से 30 ईसा पूर्व तक। तो इतने मतलब 30 ईसा पूर्व तक मगध पर जो है इन वंशों ने शासन किया है। अब उनमें से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। इसमें आपको क्या मिलेगा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो पहला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, वृहद्रथ। दोनों बातें आपकी इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग इन्हें याद करेंगे कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, वृहद्रथ था। तो मौर्य शासक के बारे में यहाँ पर बात की गई है। सबसे पहले कौन आया, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद में बिंदुसार, उसके बाद में अशोक। इसके लिए आप याद सकते हैं CBA। पहले कौन था, चंद्रगुप्त। उसके बाद में कौन था, उसके बाद में बिंदुसार। इसके बाद में अशोक। उसके बाद में दशरथ। फिर संप्रति, फिर शालिशुक, देववर्मन, शतधन्वन और वृहद्रथ। तो वृहद्रथ सबसे अंतिम है। पहला कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक। तो अशोक भी समझ जाएगा आप लोग, किस वंश से संबंधित, मौर्य वंश से संबंधित। इसके बाद देखिएगा आप लोग यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, अंतिम दिनों में जैन भिक्षु भद्रबाहु का शिष्यत्व ग्रहण किया है। मतलब अपने अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अंतिम समय में भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चला गया। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में संलेखना द्वारा शरीर त्याग दिया। अब पेपर में प्रश्न इस तरीके से बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य मतलब ऐसा कौन सा मौर्य शासक था जिसने संलेखना द्वारा अपना शरीर त्यागा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कब, 298 ईसा पूर्व में, कहाँ पर, श्रवण बेलगोला में
अपना शरीर त्याग दिया था, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप लोगों ने यहाँ पर समझा है। आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक कौन है? सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश के संस्थापक हैं। इनकी सेना के बीच में 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। तो यहाँ पर देखिएगा, आप लोग याद करेंगे कि मेगस्थनीज को किसके दरबार में भेजा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। और किसने भेजा था? सेल्यूकस ने भेजा था। तो सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगस्थनीज की एक ग्रंथ था, इनका कौन सा था? इंडिका नामक ग्रंथ लिखा गया था, जो मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। तो इंडिका पुस्तक किसकी है? मेगस्थनीज की है। मेगस्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसने भेजा था? सेल्यूकस ने भेजा था। यहाँ पर देखिए, मेगस्थनीज के अनुसार अब समझेंगे आप लोग। यहाँ पर मौर्य सम्राट का नाम सेंडोकोट्स। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य सम्राट का नाम सेंडोकोट्स। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पोलीवोथा। सोना निकालने वाली चींटियों का जिक्र किया गया है, मेगस्थनीज ने किया है। ठीक है, दास प्रथा नहीं थी। मेगस्थनीज के अनुसार उस समय दास प्रथा नहीं थी। लेखन कला का भी अभाव था, मतलब लिखने की कला भी नहीं थी। भारत में अकाल नहीं पड़ता था। तो ये सभी मेगस्थनीज के द्वारा मतलब बताई हुई बातें हैं। ठीक है, फिलहाल ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग यहाँ पर कि मेगस्थनीज के अनुसार भारत में 7 प्रकार की जातियाँ हैं। कौन कौन सी? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, सभासद। इसके बाद में आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट आपके लिए होगा मैं आपको बता दूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री तथा प्रधान पुरोहित कौन? कौटिल्य। कौटिल्य के अन्य नाम कौन कौन से थे? विष्णुगुप्त और चाणक्य। तो आप याद करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री या प्रधान पुरोहित कौन था? तो कौटिल्य आप कह सकते हैं। कौटिल्य के अन्य क्या नाम है? तो विष्णुगुप्त और चाणक्य, ये सभी इनके नाम हैं। याद हो जाएंगे आपको, इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कौटिल्य ने राज शासन के ऊपर प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था, अर्थशास्त्र। अब देखिएगा, यहीं पर प्रश्न बनता आपका है कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने की थी। और अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो राजनीति से है। यहाँ लिखा राज शासन से। अब यहीं पर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, जब वो नाम देखते हैं कि अर्थशास्त्र, तो उनके समझ में आता है कि इकोनॉमी की बात की गई। लेकिन यहाँ पर जो बात की गई थी वो किस चीज़ की बात की गई थी? राज शासन की, राजनीति के बारे में यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये बात पता होनी चाहिए आपको। आगे आप देखेंगे, अर्थशास्त्र में राज्य के शासन हेतु सप्तांग सिद्धांत का जिक्र किया गया है। अब यही प्रश्न बनेगा कि सप्तांग सिद्धांत का जिक्र किसमें किया गया है? तो अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र क्या है? एक ग्रंथ है। किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है। कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। कौटिल्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए, सप्तांग सिद्धांत ये किसमें है? अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में है। और उसमें क्या क्या है? सप्तांग मतलब 7 सिद्धांत कौन कौन से थे? तो उसमें है राजा, शीश के समान राजा था। अमात्य, राज्य की आँखें। जनपद, राज्य की जंघाएँ। दुर्ग, राज्य की भुजाएं। और कोश, राज्य का मुख। दंड, राज्य का मस्तिष्क। और मित्र, राज्य का कान। तो ये सप्तांग सिद्धांत मतलब 7 अंगों के बारे में बताया गया यहाँ पर है। 7 अंग के बारे में यहाँ पर बताया गया आपको है। और इनका वर्णन कहाँ मिलता है? अर्थशास्त्र में मिलता है। आगे देखिएगा, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया? बिंदुसार। तो बिंदुसार के बारे में बताया गया है कि बिंदुसार ने क्या किया? सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, एक दार्शनिक की मांग की थी। तो देखिए, सबसे पहले था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बात करते हैं हम लोग बिंदुसार की। तो बिंदुसार ने 3 चीज़ों की मांग की थी। किससे? एंटियोकस से की थी। एंटियोकस कौन था? सीरिया का शासक था एंटियोकस। इससे 3 मांगे थी। पहली मांग ये थी कि मीठी मदिरा की मांग की, फिर सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, बिंदुसार का यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है और इसके बाद में बात करते हैं अशोक के बारे में। अशोक के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। अशोक के बारे में, अशोक का शासनकाल लिखा रखा है 273 से 232 ईसा पूर्व तक।
शासनकाल नहीं है ये, यहाँ पर चलिए इसको देखते बताते हैं। देखिएगा यहाँ पर अशोक के बारे में है कि अशोक की माता का नाम क्या था। अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार। अशोक का प्रचलित नाम क्या था? देव नाम। देवा नाम प्रियदर्शी। तो देव नाम प्रियदर्शी कहीं कहीं पर, मतलब जहाँ पर आप देखेंगे हर किताब में आपको अलग टाइप से मिलेगा, तो आप याद कर लेंगे देव नाम प्रियदर्शी। ठीक है, देव नाम इस तरीके से नाम लिखा आता है, देव नाम प्रियदर्शी, कहीं कहीं पर इस तरीके से आता है। तो मतलब जैसे भी आपको मिल जाए आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि देव नाम प्रियदर्शी किसका नाम है, तो आप बताएंगे अशोक का नाम। राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में हुआ था, राज्यारोहण के 4 वर्ष के बाद 269 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। अभिलेख की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी अभिलेख की। अभिलेख की लिपि क्या थी? तो लिपि ब्राह्मी भी थी, खरोष्टी, अरामाइक, यूनानी, मतलब 4 लिपियों में इनके अभिलेख मिले हैं। भाषा कौन सी लिखी थी? प्राकृत। और अशोक का नाम, अशोक नाम का उल्लेख कहाँ का मिलता है? तो मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उदय गोलन अभिलेख में। मतलब ये जो आपके अभिलेख हैं इनमें ही इनका नाम अशोक मिलता है। तो यही बात यहाँ पर की गई कि अशोक नाम का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, तो मास्की में, गुर्जरा, नेतुर, उदय गोलन में मिलता है। अब इसके बाद अशोक के शिलालेख के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि अशोक के अभिलेखों का विभाजन करेंगे। तो अशोक ने जो अभिलेख थे वो उनके 3 टाइप के थे। एक तो थे शिलालेख, एक थे स्तंभलेख, एक थे गुहालेख। देखिए शिला का मतलब होता है पत्थर, जो चीज़ें पत्थर पर लिखी जाती हैं उन्हें कहते हैं शिलालेख। स्तंभ लेख का मतलब जैसे खंबा होता है ना, खंबा टाइप का, अगर इस पर कोई चीज़ लिखेंगे तो उसे कहेंगे स्तंभ लेख। और गुहा लेख मतलब गुफा पर अगर कोई चीज़ लिखेंगे तो उसे कहेंगे गुहा लेख। तो 3 टाइप के अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। शिलालेख की बात करेंगे तो इसमें बड़े मिले हैं, छोटे मिले हैं। तो इसमें एक को कहेंगे दीर्घ, एक को कहेंगे लघु। और दीर्घ की संख्या कितनी है? कुल संख्या 14, 10 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ऐसे स्तंभ लेख कितने? 7। तो 7 स्तंभ लेख, इनको याद कर लेंगे आप लोग। स्तंभ लेख कितने अशोक के? 7। और इनके बारे में यहाँ पर आपको बताया भी गया है। लौरिया अरराज, लौरिया नंदगढ़, रामपुरवा, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, प्रयाग और किसा संकिसा। तो ये आपके हैं 7। ठीक है, स्तंभ लेख। फिलहाल आप लोग इनके नंबर तो याद ही रखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर हम लोग। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो 14 दीर्घ शिलालेख हैं वो किस किस विषय पर आधारित हैं, मतलब किस शिलालेख में किस चीज़ के बारे में बात की गई है। जैसे शिलालेख नंबर 1 में किसकी बात की गई है? तो जीव हत्या का निषेध, मतलब जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, ये बात शिलालेख नंबर 1 में लिखी गई है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर आपको 14 के बारे में बताया गया है। 14 में इम्पॉर्टेंट आपका देखिए पहला वाला तो हो गया। दूसरे में क्या बताया गया है? चोल पांड्य सत्य पुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपारणी, यवन राजा एंटियोक और उनके पड़ोसियों के राज्यों में भी मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा। तो मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा के बारे में अगर बात करेंगे तो आपको बताएंगे नंबर 2 में लिखा है, क्योंकि पूरी बात तो आप याद नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे याद रखेंगे कि जीव हत्या के बारे में नंबर 1 में लिखा है, चिकित्सा के बारे में नंबर 2 में हो गया, और अधिकारियों की नियुक्ति जो है वो नंबर 3 में हो गई। युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक नाम के 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति, तो नियुक्ति के बारे में 3 में है। पहले में जीव हत्या, दूसरे में चिकित्सा, तीसरे में नियुक्ति हो गई। इसके बाद में चौथे में देख क्या लिखे? इन्होंने क्या किया था? भेरी घोष धम्म घोष में बदल गया, मतलब कि भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष की नीति अपनाई थी। तो ये किस में है? 4 में है। तो घोष के बारे में बात की गई तो ये 4 में की गई है। उसके बाद में ये सभी आपको दे रखे यहाँ पर हैं। ठीक है, इन सभी को आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, फिलहाल इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पर है 13 नंबर, इसको आप लोग देखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट आपका है। कलिंग विजय, प्रश्न पेपर में यहीं से बनता है कि कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था, 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा कि कलिंग युद्ध का वर्णन जो है वो किसमें है? 13वें शिलालेख में है। और इसी में बताया गया है 5 यवन राजाओं का उल्लेख भी है, और चोल, पांड्य, सत्य पुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपर्ण का उल्लेख भी इसी में मिलता है। 13वां आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस तरीके से इसको मान सकते हैं, 13 नंबर वाला। ठीक है, और 14 में क्या है? सभी उल्लेखों है तो उपसंहार स्वरूप, ये नहीं। ठीक है, हटाइए तरफ। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको बताया गया है कि 14 दीर्घ शिलालेख प्राप्ति स्थल और अवस्थित। मतलब क्या है यहाँ पर कि जो 14 आपको दीर्घ शिलालेख प्राप्त हुए हैं तो प्राप्त कहाँ से हुए हैं?
और वो स्थित कहाँ है। जैसे जो गिरनार है ये कहाँ से मिला है, जूनागढ़ गुजरात से। तो जो गिरनार शिलालेख है ये कहाँ से मिला है, जूनागढ़ गुजरात से। ऐसे शहबाजगढ़ी ये पेशावर पाकिस्तान से। धौली ये पुरी ओडिशा से मिला है। जौगढ़ गंजाम ओडिशा से मिला है। कालसी देहरादून उत्तराखंड से मिला है। सोपारा ठाणे महाराष्ट्र से मिला है। इसमें से आपका इम्पॉर्टेंट अगर बात करें तो देखिए गिरनार वाला याद करेंगे आप लोग, शहबाजगढ़ी, ये दो तो आप लोग यहाँ पर याद ही कर लीजिएगा, बाकी देखने तो सभी हैं क्योंकि शहबाजगढ़ी ज़्यादातर पूछा आता है। तो शहबाजगढ़ी कहाँ से, पेशावर पाकिस्तान से। और गिरनार की बात करेंगे तो जूनागढ़ गुजरात से। इसके बाद आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, मानसहरा ये हाजरा पाकिस्तान से मिला है। एज़गुडी ये कुर्नूल आंध्र प्रदेश से। कंधार अफ़गानिस्तान। और सन्नति ये गुलबर्गा कर्नाटक में। इसके अलावा में देखिएगा 13वें शिलालेख जो कि अशोक का है, किस चीज़ से संबंधित है, कलिंग विजय से। वर्णित 5 यवन राजाओं, क्योंकि 5 राजाओं के बारे में बात की गई थी, 5 राजा कौन कौन से थे उनके बारे में बताया गया है यहाँ पर। तो देखिए मिस्र देश के राजा थे कौन, टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय तुर्मे, इनका जिक्र मिलता है। एपिरस के राजा थे अलेक्जेंडर। साइरीन के राजा थे मैगस। मैसिडोनिया के थे एंटीगोनस गोनाटस। और सीरिया के एंटियोकस द्वितीय। तो इनके बारे में अशोक के 13वें शिलालेख में जिक्र मिलता है। इसके बाद में यहाँ पर आपको बताया गया है मौर्य प्रशासन की इकाई। तो मौर्य प्रशासन में सबसे ऊपर कौन था, सबसे ऊपर बात करेंगे, सबसे ऊपर होता था प्रांत। ठीक है, प्रांत जो था वो उपराजा द्वारा नियंत्रित होता था। प्रांत के नीचे आता था मंडल, और मंडल प्रदेष्टा द्वारा नियंत्रित होता था। तो सबसे पहले नंबर 1 पर प्रांत मंडलों में बटा था। और मंडल के अंतर्गत क्या होते थे, आहार या विषय, जिसके लिए विषयपति होता था। और आहार या विषय के अंतर्गत स्थानीय आता था। स्थानीय का मतलब 800 गांव का समूह, उसे कहते हैं स्थानीय। उसके नीचे 400 गांव का समूह, उसे कहते हैं द्रोणमुख। उसके बाद में 200 गांव का समूह, इसे कहते हैं खारवटिक। 10 गांव का समूह, इसे कहते हैं संग्रहण। ग्राम जो है सबसे छोटी इकाई। तो मौर्य काल में सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो ग्राम थी। और सबसे बड़ी इकाई क्या थी, तो आप बता देंगे प्रांत। सबसे बड़ा प्रांत होता था, सबसे छोटा ग्राम। तो ग्राम से ऊपर संग्रहण, उससे ऊपर खारवटिक, उससे ऊपर द्रोणमुख, उससे ऊपर स्थानीय, उसके ऊपर आहार या विषय, और इसके ऊपर मंडल, फिर प्रांत। इस तरीके से ये बटा हुआ था। ऐसे ही इसमें महत्वपूर्ण पदाधिकारी के बारे में बात की गई है। ये देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण पदाधिकारी, जैसे कोप्याध्यक्ष। तो कोप्याध्यक्ष काय का था, वन विभाग का अध्यक्ष उसे कहते थे कोप्याध्यक्ष। शीताध्यक्ष किसे कहते थे, कृषि विभाग के अध्यक्ष को शीताध्यक्ष। विविताध्यक्ष किसे कहते हैं, चरागाहों और पशु सुरक्षाध्यक्ष को। सोनाध्यक्ष किसे कहते हैं, बूचड़ खाने का अध्यक्ष। पाण्याध्यक्ष किसे कहते हैं, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष मापतौल का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष मतलब टकसाल का। और अकराध्यक्ष मतलब खान विभाग का अध्यक्ष। फिलहाल ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखिएगा। इसमें आपको क्या बताया गया है, इसमें आपको बताया गया है कि केंद्रीय प्रशासन के प्रत्येक विभाग का प्रमुख तीर्थ के नाम से जाना जाता था, जिसकी संख्या 18 थी। जैसे यहाँ पर आपको ये बताया गया है, केंद्रीय प्रशासन के प्रत्येक विभाग का प्रमुख, केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत प्रत्येक विभाग का प्रमुख कहते थे तीर्थ। और टोटल कितने थे, 17 थे। तो कौन कौन थे, जैसे प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री को पुरोहित के नाम से। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। समाहर्ता कौन था, राजस्व मंत्री था समाहर्ता। ये आ सकते हैं प्रश्न कि समाहर्ता कौन था मौर्य काल में, तो राजस्व मंत्री था। इस तरीके से सैन्यदाता कौन था, कोषाध्यक्ष है। सेनापति सैन्य मंत्री। इसके बाद में आगे लिखा हुआ है प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालयों का न्यायाधीश। व्यावहारिक दीवानी न्यायालयों का न्यायाधीश। दंडपाल कौन था, सैन्य संसाधन एकत्र करने वाला। अंतपाल सीमांत प्रदेशों के दुर्ग की देखभाल करने वाला।
ये लिखा हुआ है कर्मांतिक। कर्मांतिक कौन उद्योग मंत्री था? दुर्गपाल देश के भीतर दुर्ग की देखभाल करने वाला। 12 नंबर में है नागरक, ये नगरों की व्यवस्था का प्रमुख। फिलहाल ये भी इतने इम्पोर्टेंट आपके नहीं है, ठीक है। प्रशासता कौन था? राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित करने वाला प्रमुख। दौवारिक कौन था? वो राजप्रसादों का अधिकारी। और अंतर्वशिक राजा के निजी अंगरक्षक, सेना का प्रमुख। आटविक वन विभाग का प्रमुख। मंत्री परिषदाध्यक्ष, ये मंत्री परिषद का प्रमुख। नायक सेना का संचालन करता। देखिए ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम के लायक कौन सा प्रश्न है। बहुत से प्रश्न ऐसे भी होते हैं ना जो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट नहीं है उस पर ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना है। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताते भी चल रहा हूँ कौन कौन सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रमुख कर की बात की गई है। कौन कौन से कर लगते थे? तो हर प्रकार के कर थे। जैसे गाँव पर कर जो लगता था उसे कहते थे पिंड कर। ऐसे भूमि पर कर लगता था उसे कहते भाग। धार्मिक उपकर को कहते थे बलि। प्रणय किसे कहते थे? आपातकालीन कर। हिरण्य कहते थे नगद कर। विष्टि बेगार कर। और उदयक भागतु सिंचाई कर। और गुल्मदेय सैनिकों का शुल्क। तो ये कर थे उस समय। अब यहाँ पर देखेंगे गुजरात के गिरनार में स्थित सुदर्शन झील। कहने का मतलब है कि सुदर्शन झील कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात के अंदर है। कहाँ पर? गिरनार में स्थित है। इसके निर्माण और मरम्मत से संबंधित प्रांतपति व शासक, मतलब इसका निर्माण किसने कराया और इसकी मरम्मत करवाने में किन किन लोगों का योगदान रहा। सुदर्शन झील के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सुदर्शन झील से संबंधित प्रांतपति व शासक कौन कौन थे। तो देखिए जैसे तुषास्प अशोक, सुविशाख रुद्रदामन, चक्रपालित स्कंदगुप्त और पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये लोग संबंधित हैं किससे? प्रांतपति व शासक हैं। किस चीज़ के? सुदर्शन झील के निर्माण से संबंधित हैं। तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर हमारा आ चुका है अब संगम युग। संगम युग में देखेंगे, संगम युग में तमिल क्षेत्र के 3 राज्य हैं, चोर, चेल और पांड्य। कौन कौन से हैं? चोल है, चेर है, पांड्य है। पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया। कौन कौन से संगम हैं वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा संगम के बारे में बताया गया है। प्रथम संगम मदुरई में, दूसरा संगम कपाटपुरम में, तीसरा भी मदुरई में। तो पहला मदुरई में, तीसरा मदुरई में और दूसरा वाला कपाटपुरम में हुआ था। पहले संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि। दूसरे के अगस्त ऋषि भी थे, इनके साथ साथ में तोलकापियर। और तीसरे के नक्कीरर। संकलन की बात करेंगे, वर्तमान में एक भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। एकमात्र ग्रंथ तोलकाप्पियम उपलब्ध है। कई ग्रंथ उपलब्ध हैं तीसरे वाले के। पहले वाले का एक भी नहीं है, दूसरे वाले का तोलकाप्पियर है और तीसरे वाले का कई ग्रंथ उपलब्ध हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहला संगम, तीसरा संगम ये दोनों मदुरई में हुए थे, दूसरा वाला कपाटपुरम में हुआ था। पहले वाले के अगस्त ऋषि थे, दूसरे में अगस्त ऋषि के साथ साथ में तोलकाप्पियर थे, तीसरे वाले में नक्कीरर थे। तो ये बातें आपको याददाश्त वाली बातें आपको याद रखने की आवश्यकता है। प्रशासनिक विभाजन की बात करेंगे संगम युग का, ठीक है। तो सबसे ऊपर कौन होता था? मंडलम प्रांत। उसके नीचे कोट्टम अथवा वलनाडु, जिसे कमिश्नरी कहते थे। उसके नीचे नाडु का मतलब जिला। फिर कुदम का मतलब ग्राम संघ। उसके बाद में ग्राम सभा सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम सभा सबसे ऊपर प्रांत, सबसे छोटी ग्राम सभा। ऐसे ही मौर्य में अगर देखा हम लोगों ने, सबसे ऊपर प्रांत, सबसे नीचे कौन था? ग्राम। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे महत्वपूर्ण ग्रंथ व लेखक। इन लेखों को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा क्या लिखा है? शिलापादिकरम। कौन थे इसके? इलांगो आडिगल थे इसके। इलांगो आडिगल शिलापादिकरम के। ऐसे मणि मेघलय के थे शीतलय सत्यनार। जीवक चिंतामणि के थे तिरुतक्कदेवर। तोलकाप्पियम के थे तोलकाप्पियर। कुरल के थे तिरुवल्लुवर। तो ये आपके हो गए महत्वपूर्ण ग्रंथ व लेखक। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग हैं। इसके बाद यहाँ पर बात की गई है कि गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश ने 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया था गुप्त वंश ने।
तो गुप्त वंश की यहाँ पर बात कर लें, ठीक है, 275 से 550 ईस्वी तक श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे। तो पहला ही प्रश्न आपका है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? क्या बताएंगे आप? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम जिनकी पत्नी कुमार देवी थी, उसके बाद में समुद्रगुप्त, उसके बाद में कांच तथा रामगुप्त, और इसके बाद में कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में कौन था? कुमारगुप्त प्रथम, फिर स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, उसके बाद बुधगुप्त, उसके बाद में विष्णुगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में भी आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से मिलने वाला है, ठीक है। कुमारगुप्त के बारे में, स्कंदगुप्त के बारे में, ये कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले बताया गया है चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में अगर बात करेंगे तो 319 से लेकर 335 ईस्वी तक की यहाँ पर बात की गई है। सोने का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका आ चुका है कि गुप्त वंश में ऐसा कौन सा शासक था जिसने सोने का सिक्का जारी किया था? तो आप बता देंगे चंद्रगुप्त प्रथम। और गुप्त संवत की शुरुआत, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। कब से? 319 ईस्वी में प्रारंभ किया था। दोनों बातें आपकी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात आपने यहाँ पर देखी कि सोने का सिक्का किसने जारी किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किया था। दूसरी बात देखी, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। कब की थी? 319 में। जैसे ही इन्होंने अपना शासन स्टार्ट किया था, वैसे इन्होंने गुप्त संवत शुरुआत कर दिया था। उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया, इनके बारे में देख लीजिएगा। 335 से 375 तक अश्वमेध यज्ञ किया था। किसने किया था? समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। अश्वमेध के प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए थे। तो किस प्रकार के? अश्वमेध प्रकार के सिक्के जारी किए थे सोने के। इन्हें उपाधि मिली थी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। किसने दी थी? विसेंट स्मिथ ने। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, ठीक है, कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा किसने था? तो विसेंट स्मिथ ने इन्हें कहा था भारत का नेपोलियन। हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। तो देखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति किसका है? हरिशेन का। और इसमें किसका वर्णन मिलता है? समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख मिलता है, ठीक है। हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति में, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, हरिशेन का है, और जिसमें समुद्रगुप्त की विजय के बारे में वर्णन मिलता है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। विक्रमादित्य की उपाधि किसे मिली थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को मिली थी। मेहरौली लौह स्तंभ का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त द्वितीय से है, मेहरौली लौह स्तंभ का। समकालीन चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। और इसके बाद में रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत सिक्के की बात करेंगे तो कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बाद देखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न, नवरत्न के बारे में यहाँ पर बात की गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने दरबार में कौन रखता? नवरत्न। तो प्रश्न आएगा कि गुप्त काल में नवरत्न किसके दरबार में थे? जैसे अकबर के दरबार में आपने सुना होगा नवरत्न, तो इसी प्रकार से गुप्त काल की अगर बात करेंगे तो समुद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न थे। तो नवरत्न में कौन थे? धनवंतरी कौन थे? ये थे चिकित्सक। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि धनवंतरी कौन थे? तो ये चिकित्सक थे। ऐसे ही कालिदास भी इनके दरबार में थे, ये तो कवि और लेखक थे। वररुचि वैयाकरण थे, वररुचि। छपड़क कौन थे? फलित ज्योतिषी थे। छपड़क कौन थे? फलित ज्योतिषी। अमर सिंह कौन थे? कोशकार। बेताल भट्ट जादूगर। और घटकरपर ये कूटनीतिज्ञ थे। वराह मिहिर ये खगोल विज्ञानी और ज्योतिषी थे। और शंकु वस्तुकाकार। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट की बात करें, धनवंतरी हो गया आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपका लिखा है वराह मिहिर, ये भी आप लोग याद रखेंगे, खगोल विज्ञानी और शास्त्री थे। घटकरपर वाला जो है ये भी आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे, ठीक है, घटकरपर वाला। और इसके अलावा में, ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट मतलब याद रखने वाली चीज़ें हैं। ये वाला याद कर लीजिएगा, वराह मिहिर को याद रखेंगे आप, धनवंतरी को याद रखेंगे, ये ज्योतिषी वाला ये भी याद रख लेंगे, ठीक है, छपड़क। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे स्कंदगुप्त ने हूणों को अंतिम रूप से पराजित किया। तो हूणों को किसने पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त ने। ये भी गुप्त वंश से संबंधित है, ठीक है, स्कंदगुप्त।
इसके बाद में गुप्तकालीन महत्वपूर्ण अभिलेख की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुमार गुप्तकालीन अभिलेख कौन कौन से थे। तो कुमार गुप्तकालीन अभिलेख यहाँ पर ढेर सारे आपके लिखे हुए हैं, क्योंकि देखिए ढेर सारे लिखे हैं, सभी इम्पॉर्टेंट तो होते नहीं है। तो इनमें से जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं उनको देख लेंगे कितने लिखे हैं। देखिए कुल यहाँ पर लिखे हैं, इनमें से इम्पॉर्टेंट कौन सा है। तो इनमें से तो हमें कोई इम्पॉर्टेंट लग ही नहीं रहा है फ़िलहाल। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे पहला कौन सा लिखा इन्होंने है। पहला इन्होंने लिखा यहाँ पर है धनदेह ताम्रपत्र, राजशाही बांग्लादेश से मिला है। बैग्राम ताम्रपत्र, बोगरा बांग्लादेश। दामोदर ताम्रपत्र, दीनाजपुर बांग्लादेश। वत्स भट्टी रचित, ये देखिए ये लिखा है मंदसौर अभिलेख। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो मंदसौर अभिलेख की अगर बात करेंगे तो ये कुमार गुप्त कालीन अभिलेख है, ठीक है, मंदसौर अभिलेख। और ये वत्स भट्टी द्वारा रचित है। तो ये आपका है, यहाँ पर निकल के आ गया मंदसौर, पढ़ा भी आपने होगा। इसके अलावा हमें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं मिले। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जूनागढ़ अभिलेख आपका इम्पॉर्टेंट है, सौराष्ट्र गुजरात से मिला है, ये स्कंद गुप्त से संबंधित है, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख। इसके बारे में भीतरी स्तंभ अभिलेख, गाजीपुर उत्तर प्रदेश, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सूपिया नहीं इम्पॉर्टेंट, ऐरण अभिलेख, ये सागर मध्य प्रदेश। ये तीन आपके यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लिखे हुए हैं। जूनागढ़ अभिलेख सौराष्ट्र गुजरात से, ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। भीतरी स्तंभ अभिलेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश, ये भी स्कंदगुप्त के लिए। और ऐरण अभिलेख सागर मध्य प्रदेश, ये भी स्कंदगुप्त, ठीक है। जो भी इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा कौन सा आपको याद करना है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, बात करेंगे प्रशासनिक इकाई के बारे में। तो सबसे पहले प्रांत वही भुक्त या भोग, फिर विषय जिसे हम जिला कहते हैं, फिर वीथ नगर, ग्राम गाँव। और जो इसका प्रमुख था, जैसे भोग का भोगपति या ऊपरी कह देंगे, विषय मतलब जिला का विषयपति, वीथ या मतलब नगर का विधि महत्तर, और ग्राम का ग्रामिक। क्रय विक्रय की इकाई बताइएगा। तो ये गुप्त काल की बात की हो रही है, ठीक है, गुप्त काल में बात चल रही है। क्रय विक्रय की इकाई की बात करेंगे तो तांबे का सिक्का जिसे हम लोग माशक कहते हैं, चांदी का सिक्का जिसे धूपक, और स्वर्ण का सिक्का सोने का दिनार। तो ये चलते हैं, ठीक है, गुप्त काल में ये चलते थे। तांबे का सिक्का, चांदी, तांबा, सोना, ये तीन चीज़ें, माशक, रूपक और दिनार, ये सब भी चलते गुप्त काल में। इसके बाद में कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट आ चुका है यहाँ पर है। कालिदास की रचनाएं बहुत ढेर सारी हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं। रघुवंशम कालिदास, ऋतुसंहार कालिदास, मेघदूत कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की है, विक्रमोर्वशीयम कालिदास की, और माल विकाग्निमित्रम और कुमार संभवम, ये आगे इनके माँ भी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपको पहचान हो जाएगा, ठीक है। रघुवंशम इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो कालिदास की रचना जो भी हैं इनको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अगर आपको इनकी विधा याद हो पाए, कौन सा महाकाव्य है, कौन सा नाटक है, तो याद कर सकते हैं। ना याद हो तो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन रचनाओं के नाम आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या है कि भारत में मंदिर निर्माण कला का आरंभ जो हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था। मतलब मंदिर के निर्माण का शुरुआत कहाँ से हुई, गुप्त काल से हुई थी। गुप्त काल के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर। पेपर में प्रश्न आता है कि दशावतार मंदिर जो है ये कहाँ पर है, तो देवगढ़ में है। देवगढ़ कहाँ है, ललितपुर में है, और ये गुप्त काल का मंदिर है। ऐसे भूमरा का मंदिर है नागौद मध्य प्रदेश में। ऐसे ही इधर नीचे लिखा हुआ है नचना कुठार, तो नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में है। तिगवा का विष्णु मंदिर, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर, ये कानपुर में उत्तर प्रदेश में है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में। इनमें से इम्पॉर्टेंट कौन सा है, तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम में अक्सर कर आता है, और एक आपका भीतरगांव वाला है। ये दो आपके ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके हैं। इसके बाद आगे देखेंगे वर्धन वंश की बात की गई है। तो वर्धन वंश का संस्थापक की बात करेंगे तो पुष्यभूत। कौन था, पुष्यभूत। वर्धन वंश की बात करेंगे, और इसमें प्रमुख शासक कौन कौन से हैं, देखिए पुष्यभूति, नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन द्वितीय, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन किस वंश के थे, वर्धन वंश के थे हर्षवर्धन। और वर्धन वंश का प्रथम शासक कौन था, पुष्यभूति। अब यहाँ पर देखिए हर्षवर्धन के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। 606 से लेकर शासनकाल था, 606 से लेकर 647 तक का शासनकाल है, ठीक है। 606 से लेकर 647 तक हर्षवर्धन ने शासन किया था। और प्रभाकर वर्धन पिता का नाम, माता का नाम यशोमती, उपनाम कौन सा था, शिलादित्य, उपाधि कौन सी थी, सकलोत्तर पथनाम की। रचनाएं कौन सी, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागदशक। ये तीनों इंपॉर्टेंट रचनाएं आपकी हैं, इन्हें याद करिएगा। प्रियदर्शी,
प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद किसकी रचना है? हर्षवर्धन की। राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। कन्नौज का नाम है महोदया श्री। पहले कौन सी थी? थानेश्वर। तो कन्नौज से पहले राजधानी क्या थी? थानेश्वर। उसके बाद में कौन सी हो गई? कन्नौज। और कन्नौज का एक और नाम है महोदया श्री। ये पेपर में आता है प्रश्न कि महोदया श्री जो है किसका प्राचीन नाम है? कन्नौज का। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि ऐहोल अभिलेख के अनुसार हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में लड़े गए युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय विजय रहा। मतलब ऐहोल अभिलेख जो है इसमें पता लगता है हमें, ये समुद्रगुप्त का अभिलेख है, ठीक है, ऐहोल। तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य लड़े गए युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय विजय रहा था। चीनी यात्री ह्वेनसांग के बारे में बात की गई है। किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था। यात्रा कब से कब तक? 629 से लेकर 645 तक। यात्रा का विवरण सी यू की नामक पुस्तक में। तो देखिए ये किसकी पुस्तक है? ये हर्षवर्धन की पुस्तक है, वो ह्वेनसांग की, ठीक है। चीनी यात्री ह्वेनसांग की नामक ग्रंथ है सी यू की। हर्ष की राजधानी कन्नौज में आगमन 636 में आया था। चालुक्य वंश की यहाँ पर बात की गई है। चालुक्य वंश की बात की, दक्कन में वाकाटकों के बाद बादामी या वातापी के चालुक्य सत्ता में आए थे। तो कहाँ के थे चालुक्य? बादामी के या वातापी के थे। बादामी के चालुक्य के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी बात जान लीजिएगा। बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य, दो टाइप यहाँ पर बादामी के चालुक्य में मिलेंगे आपको। एक मिलेगा वेंगी के चालुक्य, एक मिलेगा कल्याणी के चालुक्य। वेंगी के चालुक्य इनका जो संस्थापक है वो है विष्णुवर्धन प्रथम, और जो कल्याणी के चालक इनका है तैल द्वितीय। बादामी का संस्थापक जयसिंह और इसका वास्तविक नाम कौन था? पुलकेशिन प्रथम। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह वर्मा। तो इनके संस्थापक वगैरह आ जाते हैं ना कभी कभी कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, इस तरीके से प्रश्न आता है। तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह वर्मा। कुछ इतिहासकार बप्पदेव भी को मानते हैं। राजधानी क्या थी पल्लव की? कांची। और अंतिम शासक कौन सा था? अपराजित वर्मन। प्रमुख पल्लव शासक, तो पल्लव शासक की बात करेंगे। देखिए प्रथम तो पता लग गया आपको, संस्थापक सिंह वर्मा था। उसके बाद में ये देखिए सिंह विष्णु, ये पल्लव वंश का शासक है सिंह विष्णु। किरातार्जुनियम के लेखक भारवी दरबार में था। तो पहली बात तो यहाँ पर ये होगा कि जो आपको ये बुक दे रखी है ना किरातार्जुनियम, ये किसकी पुस्तक है? ये भारवी की है। तो भारवी किसके दरबार में था? तो सिंह विष्णु के। महेंद्र वर्मन प्रथम की बात की गई है। इसने क्या किया था? एकाश्म मंदिर निर्माण की शुरुआत की थी। संस्कृत नाटक मत्त विलास प्रहसन की रचना की थी। किसने? महेंद्र वर्मन ने की थी। इंपॉर्टेंट है कि मत्त विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। इसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम, इनके बारे में बताया गया आपको है कि 642 ईस्वी में चालुक्यों की राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया था। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने बादामी पर अधिकार कर लिया था 642 में। वातापी कोंड तथा महामल्ल की उपाधि धारण की थी। तो वातापी कोंड की उपाधि किसने प्राप्त की थी? तो आप बताएंगे नरसिंह प्रथम वर्मन प्रथम ने। और महामल्ल की उपाधि किसने प्राप्त की थी? तो भी नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसके बाद महाबलीपुरम, तो मामल्लपुरम के राम मंदिर का शुभारंभ किसने कहा था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अब यहाँ पर द्वितीय की बात की गई है। इन्होंने क्या किया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राज सिंह शैली का प्रयोग किया था मंदिर के निर्माण में। मंदिर के निर्माण में क्या किया था? राज सिंह शैली का प्रयोग किया था। कांची के कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण कराया था। तो काशी का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कहा था? कांची का। तो आप बताएंगे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण किसने कहा था? तो भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। उसके बाद में नरसिंह वर्मन द्वितीय ने और क्या किया था? दश कुमार चरित का लेखक कौन था? डांडिन दरबार में था नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। तो इसका भी आप लोग याद रखेंगे, दश कुमार चरित के लेखक कौन है? डांडिन। इसके बाद चोल वंश की बात की गई है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। आप इसको याद करेंगे, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। विजयालय। अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र द्वितीय। राजधानी क्या थी चोल की? तंजावुर। बाद में गंगैकोंड चोलपुरम इसकी राजधानी हो गई थी। तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय, अंतिम शासक राजेंद्र द्वितीय, राजधानी तंजावुर, बाद में गंगैकोंड चोलपुरम यहाँ पर राजधानी हो गई थी। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रमुख चोल शासक।
अब चोल शासकों की बात की जाएगी तो चोल शासक में सबसे पहले आपका आएगा इसमें परांतक फर्स्ट। पल्लवों का पूर्ण उन्मूलन किसने किया था? परांतक फर्स्ट ने। इसे मदुरै कोंड की उपाधि दी गई थी परांतक फर्स्ट को। 949 ईस्वी में तो तक्कोलम का युद्ध राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय से हुआ था, जिससे परांतक फर्स्ट पराजित हो गया था। उसके बाद में आया है राजराज प्रथम। तंजावुर में बृहदेश्वर या राजा राजेश्वर मंदिर बनवाया था। किसने? राजराज प्रथम ने। फिर इसके बाद में है पल्लव चोल में। चोल के अंतर्गत कौन सा है? अब है राजेंद्र प्रथम। गंगा जल लाने हेतु पाल शासक महिपाल तथा पूर्वी गंग शासक को पराजित कर गंगैकोंड की उपाधि धारण किया था। गंगैकोंड की किसने? राजेंद्र प्रथम ने। गंगैकोंड चोलपुरम में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजेंद्र प्रथम ने। फिर है कुलोतुंग द्वितीय। चिदम्बरम नटराज मंदिर से गोविंद राज की मूर्ति को हटवाकर समुद्र में फिकवा दिया था। इसके बाद आगे देखेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा चोल प्रशासन की विशेषता। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता और गांव की गतिविधियों की देखरेख के लिए समितियों की स्थापना किया, जिसे वरीयम कहा जाता था। प्रमुख समितियां कौन कौन सी थीं? तो इसमें कौन सी थीं? जैसे देखिएगा एरी वारियम, ये तालाब समिति थी। तोट वारियम, ये उद्यान समिति। पोन वारियम, स्वर्ण समिति थी। और इसके बाद में उदासीन वारियम, ये विदेशियों की देखरेख हेतु समिति थी। इस तरीके से प्राचीन भारत का इतिहास जो भी हमारा था, ठीक है, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और इसके अलावा में आपको और भी सब्जेक्ट देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं।